कहानी है पति पत्नी एक दूसरे के पूरक। दिसंबर की खामोश सी एक सर्द दोपहर थी। मैं थाना प्रभारी कोतवाली की हैसियत से कार्यालय के अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी सरकारी कामों को निपटाकर फुर्सत के क्षणों में अपने पति के साहित्यिक पत्र का जवाब साहित्यिक भाषा में देने का प्रयास कर रही थी। वे लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे और उन्होंने मुझसे शिकायत की थी कि पुलिस अधिकारियों में वह दया ममता नहीं होती जो अन्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में होती है। मैं उन्हें हिंदी भाषा में पत्र लिखकर यह बताना चाहती थी कि पुलिस वाले ऊपर से तो कठोर बने रहते हैं परंतु उनके हृदय में भी दया ममता स्नेह और प्यार का सागर हिलोरे लेता है। मैं अपने पत्र में लिख रही थी। एक दिन सागर ने नदी से पूछा, कब तक मिलाती रहोगी मुझे मीठे पानी से? नदी ने हंसकर कहा, जब तक तुझ में मिठास न आ जाए तब तक। यही तो रिश्ता होता है सच्चे प्रेम का, सच्चे मिलन का। मैं आगे इस रोचक पत्र में बहुत कुछ अपने पति को लिखना चाहती थी कि तभी अचानक कमरे में कदमों की आहट से मेरा ध्यान भंग हुआ। जब तक मैं कुछ समझती तब तक मेरा पूरा कमरा ओपियम सेंट की खुशबू से भर उठा। मैंने पत्र से नजर उठाकर देखा तो मेरे सामने एक पुरुष व स्त्री खड़े थे। उन दोनों के हाव भाव से यह स्पष्ट हो रहा था कि वे रिश्ते में पति पत्नी हैं। मैंने जल्दी से पत्र को समेटा और स्त्री को नीचे से ऊपर तक देखा। उसकी उम्र 33-34 साल के आसपास होगी। उसने सुंदर चेहरे पर गहरा मेकअप किया हुआ था। होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक अलग से दिखलाई दे रही थी। विदेशी जीन्स और महंगे विदेशी कपड़े की खुले गले की पीली हाफ शर्ट पहने हुए थी जो सलीके से ईन की गई थी। आंखों में गहरे काजल की उपस्थिति दर्ज थी। ऊंची एड़ी की सैंडल पैरों में थी। बॉय कट बाल, कानों में कीमती सोने के सुंदर टॉप्स, दाएं हाथ में एक फाइल और बाएं हाथ में कीमती मोबाइल। कुल मिलाकर स्त्री में एक आकर्षण था जिसे मैं भलीभांति महसूस कर रही थी। मैंने एक क्षण के लिए साथ में आए पुरुष पर दृष्टि डाली। वह हृष्ट-पुष्ट, दृढ़ विचारों वाला कोई उच्च वर्गीय व्यक्ति सा लगा। उसके वस्त्रों और भावों से उसके अधिकारी होने की पुष्टि हो रही थी। उसकी उम्र भी अपनी पत्नी के आसपास या 1-2 साल ज्यादा ही होगी। मैंने दोनों को सामने रखी हुई कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। स्त्री तो कुर्सी पर नहीं बैठी लेकिन पुरुष मेरा निवेदन स्वीकार करते हुए कुर्सी पर धन्यवाद कहते हुए बैठ गया। मुझे कहीं ना कहीं स्त्री की अपेक्षा पुरुष ज्यादा संस्कारित लगा। मैंने महसूस किया कि पुरुष से ज्यादा स्त्री तनाव में है। उसने खड़े खड़े ही साथ में लाई फाइल में से एक कागज निकालकर मेरी ओर बढ़ाते हुए तेजी से कहा, पहले इसे आप पढ़ लीजिए। मैंने कहा, आप बैठिए तो सही, लेकिन उसने मेरी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और मेरे सामने खड़ी ही रही। मैंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए स्त्री से कागज ले लिया। यह एक कंप्यूटर से टाइप किया हुआ शिकायती पत्र था जिसमें लिखा था, मैं कोमल सिंह बीई, उच्च शिक्षा प्राप्त हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हूँ। अपने पति RM सिंह, जो एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर इंजीनियर हैं, के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मुझे मेरे पति से तत्काल तलाक दिलाया जाए और मेरे माता पिता ने जो इन्हें दहेज दिया है वह वापस दिलाया जाए। इसके साथ ही मेरे पति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाए। शिकायती पत्र के नीचे कोमल सिंह का पूरा पता, मोबाइल नंबर आदि लिखा हुआ था। पत्र पढ़कर मैंने कोमल से कुछ प्रश्न करना ही ज्यादा उचित समझा। मैंने टेबल की दराज से कुछ कोरे कागज निकाले और उससे पूछताछ कर लिखने लगी। मैंने उससे पूछा, आप इनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती? कुछ विशेष कारण हैं जिन्हें मैं बता नहीं सकती। उसने लापरवाही से कहा, देखिए, तलाक तो आपको अदालत से ही मिलेगा लेकिन जितना मैं जानती हूँ उसके अनुसार आपको कानूनी रूप से तब तक तलाक नहीं मिल सकता है जब तक तलाक के लिए कोई ठोस कारण न हो और वह कारण जांच में सही भी पाया जाना चाहिए। जब तक आप इनसे तलाक लेने का कोई विशेष कारण नहीं बतलाएंगी तब तक पुलिस आपकी कोई भी मदद करने में असमर्थ है। काफी लंबी खामोशी के बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने पति की ओर इशारा करते हुए कहा, बात यह है कि इनके विचारों से मेरे विचार मेल नहीं खाते। ये 21वीं सदी में भी 18वीं सदी की बातें करते हैं। मेरा इनसे मतभेद ही नहीं मनभेद भी है, इसलिए मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती। खुलकर पूरी बात बताए, मैंने कहा। उसने कहा, अनादिकाल से यह होता आ रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। महिलाओं की हथेलियों में लिखी हुई रेखाएं पेंसिल से खींची होती है और उन्हें मिटाने वाली रबर पुरुषों के पास होती है।
यदि महिलाएं पुरुष प्रधान समाज द्वारा खींची गई चारदीवारी के अंदर रहकर उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करती है तो रेखाएं जीवित रहती है। और यदि किसी महिला द्वारा इन नियमों का जानबूझकर या भूलवश भी उल्लंघन किया जाता है तो इन पुरुषों द्वारा उन उभरी सभी रेखाओं को मिटा दिया जाता है। पल भर के लिए वह रुकी और फिर उसने कहना प्रारंभ किया, जहां तक मैं समझती हूँ, सदियों से स्त्री को देखने वाली नजर ही अलग रही है। उसे अलग रखा गया, अलग माना गया और फिर कहा, बराबरी करो। स्त्री ने जो उम्मीद पाली है कि नजर कभी तो बदलेगी, लेकिन पुरुष की वह नजर नहीं बदली। इतना कहकर वह फिर खामोश हो गई। मैंने थोड़ा सा कड़क रुख करते हुए कहा, देखिए, आप भाषण मत दीजिए, आप तो केवल साफ साफ पूरी बात बताइए कि इनके साथ न रहने का क्या कारण है। घबराहट में फिर उसने संभल कर कहना प्रारंभ किया, ये मुझसे कहते रहते हैं कि हमेशा तुम्हारी मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां और पैरों में बिछिया होनी चाहिए। ये सभी श्रृंगार एक सुहागन स्त्री की पहचान होते हैं और आवश्यक भी। इनका यह भी कहना है कि जब भी ससुराल पक्ष का कोई उम्र में बड़ा पुरुष या स्त्री मिलने के लिए आए तो तुम्हारे सिर पर आंचल होना जरूरी है। यह तो नारी धर्म है। सभी स्त्रियां इस धर्म का पालन करती है। मैं भी जब ड्यूटी पर नहीं होती हूँ तो इन नियमों का निर्वाह करती हूँ। लेकिन तुम्हें यह सब करने से क्यों इनकार है? मैंने पूछा। मेरे लिए यह एक असहनीय कष्टकारी बंधन है। मैं इन बंधनों को नहीं मान सकती, इसलिए मेरा इनके साथ रहना संभव नहीं है। मैडम, एक बात और कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहिए, हम सुन रहे हैं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि लोग चाहते हैं कि औरत कमा कर भी लाए, खाना भी बनाए और बूढ़े सास ससुर की सेवा भी करे, ड्राइंग रूम की शोभा भी बने और मखमली बिछावन भी। चूंकि वह पढ़ी लिखी है, इसलिए यह सब उसे करना ही है। इन्होंने जो कुछ काम करने की इजाजत दी है, क्या वह मेरे ऊपर इनका कम उपकार है? उसने व्यंग्य से कहा। यह कहकर वह फिर खामोश हो गई। मैंने फिर सवाल किया, आपके विवाह को कितना समय हुआ? 5 साल। कोई संतान है? एक बेटा है, 4 साल का। वह कहाँ है? वह मेरे पास ही है, अभी स्कूल गया है। क्या आपके पति शराब पीते हैं? नहीं। क्या आपसे मारपीट करते हैं? जी नहीं। ये कितने भी क्रोध में रहें, न तो ये कभी मारपीट करते हैं और न ही कभी इन्होंने कोई अपशब्द ही कहा है। क्या तुम्हारे मायके से पैसे लाने के लिए तुम्हें बाध्य करते हैं? जी नहीं। इनका वेतन इतना ज्यादा है कि इन्हें हमारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं यह बात नहीं समझ पा रही हूँ कि जब ये शराब नहीं पीते, पैसों की मांग नहीं करते तो फिर आपको इनके साथ रहने में क्या परेशानी है? आपने जो मुझे ऊपर कारण बताया है उनके अलावा भी कोई और कारण है क्या? उसने मेरे प्रश्न के उत्तर में भावुक होकर कहा, मुझे प्रकृति की गोद में खिले हुए फूल और आकाश में उड़ते हुए परिंदे देखकर हमेशा सुखद एहसास होता है। मैं भी फूलों की तरह खिलकर सुगंधित होना चाहती हूँ और उन्मुक्त परिंदों की तरह आकाश में उड़ना चाहती हूँ। मैं बंधनहीन जीवन निर्वाह करना चाहती हूँ। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं। मेरी दृष्टि में मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र, ये सब श्रृंगार स्त्रियों के लिए पराधीनता के प्रतीक हैं, जिन्हें मैं स्वीकार नहीं करना चाहती। इसे एक उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्री कैसे पसंद कर सकती है? मैंने स्त्री की बातों को ध्यान से सुनने के बाद पुरुष से कहा, आप क्या चाहते हैं? मैं यह चाहता हूँ कि ये पत्नी बनकर मेरे साथ वैसे ही रहें जैसे अन्य पारिवारिक महिलाएं रहती है। ये घर छोड़कर चली गई, मुझे सूचना भी नहीं दी। ये काफी समय से कहाँ और किसके साथ है, मुझे नहीं मालूम। मैं आज इन्हें अचानक सड़क पर दिखाई दिया तो इन्होंने मुझे आवाज दी और मुझसे कहा कि तुम थाने चलो, हम तुम्हें जेल भिजवाएंगे। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने फिर कहा, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरा बहुत अधिक वेतन है, फिर इन्हें नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? यदि ये मेरे कहने से नहीं चलती हैं तो कोई बात नहीं। मुझे केवल चिंता इस बात की है कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जिस राह पर चल रही है उस राह पर चलने वाले का और मेरे बेटे का भविष्य अंधकार में है। एक बात और, यदि ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो न रहें, किंतु मुझे इनसे मेरा बेटा दिलवा दीजिए। यदि मुझे मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं इनसे बेटा प्राप्त करने के लिए न्यायालय में केस दायर करूंगा। पुरुष की यह बात सुनकर कोमल क्रोध से भर उठी।
वह आवेश में कुछ कहना चाह रही थी कि तभी मेरे कमरे में 2 पुलिस वाले नशे में झूमते हुए एक शराबी आदमी को पकड़ कर लाए। उन सभी के पीछे पीछे एक महिला ने भी लगभग दौड़ते हुए मेरे कमरे में प्रवेश किया। मैंने उस महिला के चेहरे की ओर गौर से देखा। उसके चेहरे पर मारपीट के काफी स्पष्ट निशान थे। चेहरा काफी सूजा हुआ था। नाक से कुछ बूंद खून बहकर सूख चुका था। मैंने सिपाहियों से पूछा, क्या हुआ? यह शराब पीकर घर में अपनी पत्नी को मार रहा था। पत्नी की मौखिक शिकायत पर हम पकड़कर इसे आपके सामने लाए हैं। मैंने सिपाहियों को निर्देश देते हुए कहा, इसकी पत्नी की लिखित में शिकायत ले लो। पति पत्नी का मेडिकल कराओ। मेडिकल कराने के बाद इसे हवालात में बंद कर देना। जब इसका नशा उतर जाए तब इसे मेरे सामने लाना। सामने खड़ी महिला ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ साहब। मैंने कहा, कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती और न कोई पुलिस कार्यवाही करना चाहती हूँ। मैंने आश्चर्य से पूछा, इतनी मारपीट के बाद भी? जी हाँ, इतनी मारपीट के बाद भी। क्यों? मुझे मेरे पति ने ही तो मारा है, किसी गैर ने तो मारा नहीं। ये नासमझ है, परंतु दिल के बहुत अच्छे हैं। ये कभी भी दोस्तों के साथ बैठकर जब शराब पी लेते हैं तभी मुझसे मारपीट करते हैं। तो क्या हुआ? ये मुझे चाहते भी तो बहुत हैं। साहब, इन्हें डांट डपट कर छोड़ दिया जाए और इन्हें समझाया जाए कि ये दोबारा मुझसे मारपीट न करें। तो तुम चाहती हो कि इसके खिलाफ पुलिस कोई भी कार्यवाही न करे? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ साहब, जब इनका नशा उतरेगा तो यही मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दवा कराएंगे और मेरी देखभाल करेंगे। अपने किए पर पछताएंगे, मुझसे माफी मांगेंगे। अब मैं इस उम्र में इन्हें जेल भिजवाकर क्या हासिल कर पाऊंगी? इस दुनिया में न इनका कोई है और न ही इनके सिवा मेरा कोई है। इनसे मेरे 2 बेटे भी तो है, हमें उन्हें भी तो पालना है। यदि इन्हें कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और शायद ये भी मुझे बेहद चाहते हैं। साहब, ये है तो मैं हूँ। इनसे ही मेरी मांग का सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, माथे पर बिंदिया है, यानी इनसे ही मेरे 16 श्रृंगार है। मैं अनपढ़ औरत जरूर हूँ साहब, लेकिन इतना जानती हूँ कि औरत के लिए मर्द उतना ही जरूरी है जितना एक तस्वीर के लिए मजबूत फ्रेम। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं इनके बिना अपूर्ण हूँ। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक है। हुजूर जरा सा इन्हें डराधम का भर दे तो मैं इन्हें अपने साथ घर ले जाऊं। लगता है अधिक शराब पीने के कारण इन्होंने सुबह से कुछ खाया ना होगा। इन्हें घर ले जाकर कुछ खिला दूं, तभी मैं कुछ खा सकूंगी। मैंने दोनों सिपाहियों को निर्देश दिए कि जब तक इसे होश न आ जाए जाने न देना। होश में आते ही इससे एक शपथ पत्र ले लेना कि यदि भविष्य में अपनी पत्नी से मारपीट की तो इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जय हिंद कहते हुए दोनों सिपाही उस व्यक्ति को अपने साथ ले गए। पीछे पीछे कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वह महिला भी चली गई। उन सभी के जाने के बाद भी मुझे उस शराबी की पत्नी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। उस महिला के कहे हुए शब्द मानो अभी भी हवा में तैर रहे थे। मैं उस महिला के विचारों से प्रेरित होकर कोमल से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कोमल ने मेरी टेबल पर रखा हुआ अपना शिकायती पत्र तत्परता से उठाया और मेरे सामने ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पल भर बाद ही उसने अपने पति के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, यह महिला सही कहती है कि पति ही स्त्री का संसार होता है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। उस अनपढ़ महिला की बातें सुनकर मुझे भी एहसास हो चुका है कि आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। चलिए, अब जीवन में मुझसे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैं भटक गई थी। मैं आपको वचन देती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं अपना टूटता हुआ घर फिर से बसाना चाहती हूँ। यह सुनकर जब पति ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तब उस महिला ने अपने पति के कदमों पर झुकते हुए कहा, अब तो मुझे माफ कर दो। यह सुनकर पति ने अपनी पत्नी के दोनों कंधों को आहिस्ता से पकड़ते हुए उसे उठाया और कहा कि कोमल, यह याद रखना कि जो प्रिय है वह कितने भी अपराध क्यों न करे, प्रिय ही बना रहता है। अनेक दोषों से दूषित होते हुए भी अपने शरीर का मोह किसे नहीं होता है। मैं यह भी जानता हूँ कोमल की माफी ऐसी औषधि है जो गहराई तक जाकर भावनात्मक घावों का इलाज करती है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के लिए क्षमा करता हूँ। चलो अब अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ चलिए।
लेकिन बेटे के स्कूल से होते हुए। यह कहते हुए पति और पत्नी ने मेरी ओर हाथ जोड़कर विदा मांगी। साथ ही कोमल ने कहा, धन्यवाद मैडम, अब शायद ही कभी हम आपके थाने की ओर अपना रुख करें। यह कहते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े वे तेजी से मेरे कमरे से बाहर चले गए। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।